इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय इतना गंभीर है कि रूह कांप जानी चाहिए हिंदुस्तान के लोगों की। हम लोगों ने सबने एक बड़ा नाम सुना होगा, शैला रशीद का। शहला रशीद। शैला रशीद जेएनयू में एक स्टूडेंट लीडर थी। इंशाअल्लाह टुकड़े होंगे ऐसे कुछ गैंगों में शामिल थीं। उनके बहुत सारे अकाउंट्स, देश में बहुत सारी गतिविधियों पर उन पर चर्चा हुई और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले एक आईएएस ऑफिसर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका वो हिस्सा बनी थी। आजकल वो जिस समय से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35 कैपिटल ए साइडलाइन हुआ है, तब से वो पार्टी ख़त्म हो गई और उसके संयोजक ने कहा मैं आईएएस सर्विसेज में दोबारा वापस आना चाहता हूँ। अब बची शैला रशीद। शैला रशीद उस समय टेरर फंडिंग केस में भी बहुत कुछ खुलासा हो रहा है। शैला रशीद के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पता नहीं है उनके पिता का देश प्रेम जाग गया है या फिर वो बचाने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि ये संभव है कि पूरा परिवार इस मामले में अंदर आ जाएगा, इस मामले की चपेट में आने वाला है, क्योंकि करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का मामला है। उनके पिता का कहना है उन्होंने जम्मू में वो कश्मीर के रहने वाले, लेकिन उन्होंने जम्मू में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कुछ सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में कर रहा हूं। उसका मुख्य कारण है कि कश्मीर में क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं। जम्मू में मैं आया हूं और जम्मू को मैं बताना चाहता हूं कि शैला रशीद, उसकी मां यानी कि अब्दुल रशीद की पत्नी और शैला रशीद की बड़ी बहन आशमा रशीद यानी कि अब्दुल रशीद की बेटी, ये सब मिलकर और कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अब्दुल रशीद, जो कि उनका ये कहना है कि मैं इन लोगों को देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, इसलिए मैंने इनके खिलाफ बिल्कुल छिड़ रखा था और आज 3 वर्षों के बाद ये लोग उल्टा मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं कुछ बोला तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इसलिए मैं देश को बताना चाहता हूं कि इनके खिलाफ इन्होंने जो प्रॉपर्टी दिल्ली में एक्वायर करके रखी है, प्रॉपर्टी कमाई है, इनके पास जो करोड़ों रुपए की फंडिंग है और ये पार्टियों में दुनिया भर का जो केसेस चल रहे हैं और बहुत कुछ कर रही हैं, इसके और इसके ईमेल अकाउंट्स की चेक होनी चाहिए, एनआईए के द्वारा चेक होना चाहिए और ये सारी चीज़ें निकलकर बाहर आनी चाहिए। ये सारी की सारे मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी और उनके साथ बहुत सारे नाम उन्होंने बताए। मैं उन नामों में बता दूं कि जुबैदा, साकिब, फिरोज पीरजादा, जहूर वटाली, राशिद इंजीनियर। आप सबको याद होगा कि राशिद इंजीनियर ने कुछ पहले स्टेटमेंट दिए थे, हाउस में खड़े होकर कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि मैं बीफ खाऊंगा नहीं खाऊंगा, पता नहीं क्या क्या। और जहूर वटाली, इसका नाम टेरर फंडिंग केस में सबसे प्रमुखता से जम्मू कश्मीर में है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस करने के लिए, देश के दूसरे कोनों में डिस्टर्बेंस करने के लिए टेरर फंडिंग में बहुत सारा योगदान किया और टेरर फंडिंग ये लेकर आए। विदेशी कंपनियों से इन्होंने पैसा लिया। ये एक एनजीओ ये लोग चलाते हैं, इंपावरमेंट ऑफ वीमेन एंड सोशल जस्टिस एक एनजीओ है। इस एनजीओ के माध्यम से दुनिया भर का पैसा, विदेशों का पैसा भारत में आया और भारत के विरुद्ध एक्टिविटीज में खर्च हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि शैला रशीद बहुत बड़ा नाम हमारे देश में हो चुका है। उसका मुख्य कारण कम्युनिस्ट पार्टियां भी हो सकती हैं। कम्युनिस्टों ने ये जो सब भ्रमजाल देश में बनाकर रखा और ये बताया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के आज की सरकार के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता चाहिए, जम्मू कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जातियाँ चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पता नहीं कौन से अंधकार में जा रहा है। ऐसा सिद्ध करने के लिए कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने और जो एंटी नेशनल पार्टियां हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम चरमपंथ के लोग हैं, इन लोगों ने दुनिया भर का रायता देश में फैला रखा था।
हम सबको मालूम है कि एफसीआरए एक्ट में संशोधन के बाद उन पर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में आज की सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमको ये भी मालूम है कि आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो मुस्लिम कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनके संबंध आईएसआईएस से थे या पाकिस्तान से जिनकी सीधी फंडिंग होती थी या दुबई रूट से फंडिंग होती थी, वो सब संकट में खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज की सरकार उन सबको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनकी सबकी कुंडलियां निकाल रही है। और वो कुंडलियां कुछ इस लेवल पर निकाली जा चुकी हैं कि अब इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। ये भी संभव है कि 2017 से अब्दुल रशीद, जो शैला रशीद के फादर हैं, अब्दुल रशीद 2017 से इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने अचानक एक चिट्ठी लिखी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों को मैं समझाता रहा, ये समझ नहीं रहे हैं, और आज ये सब मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगा रहे हैं और मुझे धमकियां दे रहे हैं। कुछ पिस्टलधारी लोग मेरे पीछे लगाए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे धमकियां देते हैं, कुछ लोग मुझे चुप रहने की हिदायत देते हैं, कुछ लोग शैला रशीद से संबंध न रखने की बात करते हैं, और कुछ लोग शैला रशीद की मां यानी कि अब्दुल रशीद की पत्नी से कोई संपर्क न रखें, ऐसा आह्वान करते हैं। अब्दुल रशीद का ऐसा मानना है कि मेरी दोनों बेटियां और मेरी पत्नी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल में जा चुकी हैं और अब वो वहां बुरी तरह से फंस चुकी हैं। इसलिए अब इनको किसी तरह से बाहर लाया जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इनके ऊपर कार्रवाइयां की जाएं और किसी न किसी प्रकार से बचाया जाए। मैं आपको बता दूं कि शैला रशीद जैसी भारत की नौजवान पीढ़ी, जिसको हम अभी तक कहते आए हैं कि अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इनकी एजुकेशन पे बहुत खर्च करिए। इसलिए आशमा रशीद, शैला रशीद, ये वो लोग हैं जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जेएनयू में पढ़ने का नतीजा क्या निकला ये हमको सबको दिखाई दे रहा है। जहां वायरस होता है उसके संपर्क में अगर जाएंगे तो वो वायरस उनमें फैल ही जाने वाला है, बड़ी आसानी से वो वायरस अपने कब्जे में लेने वाला है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन 2014 से पहले फल फूल चुकी थी और ये अपना एक बड़ा विस्तार कर चुकी थी। बाद में 2014 के बाद इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ, खासतौर से 2019 के चुनाव के बाद जो शिकंजा कसना शुरू हुआ, और आर्टिकल 370 35 कैपिटल है जिसकी आड़ में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, वो जिस समय उन आर्टिकल्स पर हमला हुआ, उन आर्टिकल्स को समाप्त किया गया, तो सारी दुकान सामने आ गई। और दुकान इस प्रकार से सामने आई कि ऐसा लगता है कि देश में इन दुकानों के रहते हुए देश की तरक्की नहीं हो सकती थी। इसलिए ये सब सामने आया। मैं उनके पिता का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की थोड़ी सी क्लिप जम्मू कश्मीर नाउ चैनल से बारो करते हुए वो थोड़ी सी क्लिप इसमें पीछे से जोड़ूंगा, जो आपको बताएगा कि आखिर वो क्या कह रहे थे, उनका क्या विचार था, वो क्या कहना चाहते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो यूपीएससी जिहाद है, ये जो एजुकेशन जिहाद है, ये जो यूनिवर्सिटी जिहाद है, इन्होंने पढ़ा लिखा तबका उसको टारगेट बना रखा है, मुस्लिमों का पढ़ा लिखा तबका टारगेट बना रखा है, उसको टारगेट बनाकर उसको मोबिलाइज करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, और वो टॉप पोस्टों पर जाने वाला है। इसलिए वहां जहां कहीं भी जाएगा वहां जिहाद का परचम फहराने वाला है। इसीलिए यूपीएससी में टारगेट करना, यूनिवर्सिटियों में टारगेट करना, लव जिहाद करना और किसी न किसी प्रकार से भारत देश की भूमि को दूषित करना, इसके लिए पूरे प्रयास भारत में चल रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि एफसीआरए कानून हमारे पास होने के बावजूद इतनी सारी शक्तियां नहीं थी। एनजीओ को हम फ्री पैसा ले रहे थे और उनका कोई ऑडिट भी नहीं हो रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद सबसे पहले 20,000 से ऊपर एनजीओ एक राउंड में बैन की गई, और आज एफसीआरए कानून के तहत नए संशोधन जो लेकर आए गए हैं अमित शाह के द्वारा, वो संशोधन देश में इस प्रकार की एनजीओज की कमर तोड़ रहे हैं। उनमें हमने पीछे देखा होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस बंद करके यहां से जा रहे हैं, क्योंकि उनसे हिसाब सरकार ने मांग लिया। और इसके अतिरिक्त और जो ऑर्गेनाइजेशन विदेशी फंडिंग लेते हैं, चाहे वो ग्रीन पीस फाउंडेशन हो, हम सब जानते हैं ग्रीन पीस फाउंडेशन का केस मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला, और ग्रीन पीस को जब भारत में बंद किया गया तो उस समय के ओबामा उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको बड़ा तकलीफ हुई थी कि ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसी कंपनी, जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारत बंद कैसे कर सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को डिस्टर्ब करके भारत को चूर चूर करना था, भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाते हुए भारत को अनाथ बनाना था। लेकिन सरकारें उनको, जो आज की सरकार है, वो
चौतरफा अपना दिमाग लगाती जा रही है। लगातार जैसे जैसे उनके संज्ञान में ये चीज़ें आती जा रही हैं, वैसे वैसे ये सब कुछ बंद होता जा रहा है। आप सोच कर देखिए, शाह फैजल जो पहली रैंक लेकर आता है, जो एक आईएएस ऑफिसर है, वो आईएएस की जॉब छोड़कर पार्टी बनाता है और अभी जब 370 खत्म हुआ तो वो फिर से आईएएस बनना चाहता है। शैला रशीद जो जेएनयू में पीएचडी कर रही है, वो पहले पढ़ना चाहती है, अभी वो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहती है, अभी वो बहुत कुछ करना चाहती है। ऐसे ही अभी टीना ढाबी का हमने मामला देखा कि टीना ढाबी से विवाह कर लिया गया और एक जम्मू कश्मीर के टॉपर ने दूसरी रैंक पर जो था, और उसने फिर बाद में उनका मनमुटाव हुआ, लव जिहाद का ये मैटर था। बाद में उसको, चूंकि वो विल पावर की स्ट्रांग है, आईएएस ऑफिसर है, आईएएस टॉपर है, इसलिए वो उसमें तलाक ले सकती है। लेकिन बाकी आम लोगों का क्या होगा? ये यूपीएससी जिहाद, ये जेएनयू जिहाद या जेएमयू जिहाद, या फिर ये जैसे मैंने गोल्ड जिहाद की बात की थी, या फिर इस प्रकार के बहुत सारे कुकर्म भारत में चल रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे देश को मिलकर कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन शैला रशीद के पिता को, चाहे वो किसी भी कारण से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों अब्दुल रशीद जी, उनको साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत तो करी, कारण कोई भी हो, उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो बोल पा रहे हैं कि मेरे रहते हुए मेरी बच्ची को दुनिया भर का फंड जा रहा है और टेरर फंडिंग में मेरी बेटी दोषी हो सकती है, और मेरी बेटी दोषी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए और इन्वेस्टिगेशन बिठाकर इसको पकड़ा जाए या जो भी किया जाए। मुझे लगता है कि उनका मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां कम से कम उनसे आकर मिलें, कम से कम उनके संपर्क में आ जाएं, कम से कम उनके सिस्टम में तो आ जाएं। नहीं तो ये हाथ से निकल चुकी हैं और कौन से आईएसआईएस में भर्ती की जाएंगी। जिहादी औरतों की भी ज़रूरत आईएसआईएस में रहती है, और वो वहाँ इराक, ईरान और सीरिया में ले जाकर उनके साथ क्या क्या कुकर्म किए जाते हैं, ये सब की ये जग जाहिर है। संसार में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि उनके शरीर का शोषण किया जाता है और किस प्रकार से शोषण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब्दुल रशीद साहब को ये बहुत कुछ टेरर फंडिंग तो जो जैसा पॉलिटिकल केस चल रहा है वैसे चल रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा होगा कि आईएसआईएस के संपर्क में आकर कहीं ऐसा ना हो इनको एक्सपोर्ट भारत से कर दिया जाए और 3 जिहादी महिलाएं आईएसआईएस के चंगुल में चली जाएं, और उनके शरीर का क्या हश्र होगा ये एक पिता सोच सकता है। इसलिए वो पहले तो नहीं बोले, किंतु आज जब बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं तब उन्होंने जम्मू आकर अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। सर आपको क्या पैसा मिल रहा है जी? आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शैला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही जब बता। यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शैला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए। ही निकल गए ना, क्या समझा? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही है? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था उसके कई लीडर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में हैं टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। मुझे लगता है कि देश को मदद करनी चाहिए अब्दुल रशीद की, और अब्दुल रशीद की मदद करते हुए उनकी लड़कियों को जो कानूनी पहलू है उस कानूनी अंदाज में, कानूनी पहलू में उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।